हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस पार्क यूट्यूब चैनल में। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कड़ी में हम एक और क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। 2018 के आज से स्टार्ट हो गए हैं। 2018 का सेट एक लेकर आ गए हैं। हमारे 2016 और 2017 के सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आप भी उनको अच्छे से तैयार कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 2018 का सेट 1। देखिए, ये 2018 का आ गया 10 और ये सेट 1 हमने खुद ही नाम दिया इसका सेट। ये क्योंकि ये सिर्फ विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है, इसलिए इसका कोई सेट नहीं होता, एक ही सेट आता है इनका, इसलिए हमने इनको सेट 1 नाम दे दिया है। आगे देखिए, इनमें कोई सेक्शन वगैरह नहीं होता भाई। ये हमारा रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के सीधे सीधे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की पीएच क्या होती है? 6, 7, 8, 14। तो शुद्ध जल जो हमारा होता है उसका पीएच 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी 7। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था का मतलब होता है जो बहुत अक्रिय गैस होती है और किसी के साथ यौगिक नहीं बनाती। तो ये अक्रिय गैसें हमारी हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों ही हमारी अक्रिय गैसें हैं और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन द है, डी वाला है सभी। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका केवलम कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरण होगा तो 2, 8, 1। पहले कोश में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो 2, 8, 1। ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? सहसंयोजक आबंध निकालने के लिए हमें इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना पड़ेगा। देखिए, C2 हो गए, ये C, ये दूसरा C, H6 हैं तो C, ये 3 H तो इस पहले वाले C के साथ लग गए और 3 H दूसरे C के साथ लग गए। तो यह आबंध आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 सहसंयोजक आबंध है हमारे एथेन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है 7। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में अब नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? यानी हम किस पदार्थ से लेंस नहीं बना सकते? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिट्टी, जल, कांच और प्लास्टिक। हम मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक का माध्यम है, यानी किसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है? तो हमने इससे पहले वाले ही उसमें 17 वाले में पढ़ा था कि जो है वायु, कांच, सबसे विरल माध्यम इसमें वायु है, फिर जल है, फिर कांच है और सबसे ज़्यादा है हीरा। तो हीरा इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन हीरा जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयव वर्णों में विभाजन, यानी जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है प्रिज्म में पड़ने के बाद, तो उसको हम विक्षेपण बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए है, विक्षेपण, डिस्पर्सन जो है इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, वह कौन सा दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता? देखो, मैंने 2016 वाले में क्वेश्चन आया है बार बार, उसमें मैंने ये बताया था कि स्टूडेंट को कैसे याद रखना है। स्टूडेंट को ये याद रखना है कि जो स्टूडेंट को रोग होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। उनको निकट दृष्टि दोष में बोर्ड का साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ उनको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पूछा गया है, दूर की तो साफ देख रहे हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट को दूर का तो साफ नहीं दिखता, पास का साफ दिखता है, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष तो हो नहीं सकता, ना ही जरा दूरदृष्टिता हो सकता, क्योंकि जरा जरा का मतलब है बुढ़ापा, यानी बूढ़ा होने के बाद जो रोग हो जाते हैं वो जरा दूरदृष्टिता है। तो निकट दृष्टि दोष है नहीं, ये जरा दूरदृष्टिता भी नहीं है, तो सी ऑप्शन है हमारा दूरदृष्टि दोष। तो सी वाला हमारा राइट आंसर है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर,
चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी पर। तो तीनों पर ही चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका आंसर जनरेटर आ जाएगा, जनित्र आ जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। देखो इंसुलिन भी हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से। साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से बनता है। तो साइटोकाइनिन है पादप हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 विलन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी की। जब सार्वत्रिक सूत्र से जांच की जाती है तो इनके पीएच पाए गए हैं 1, 11, 7, 9। तो देखिए ए विलन है उसका पीएच 1 है, बी का 11 है, सी का 7 है और डी का 9 है। तो हमें अब ये बताना है उदासीन कौन सा विलन है। तो देखिए उदासीन विलन का पीएच 7 होता है। अब ये 7 देखिए कौन से विलन का है, तो सी विलन का 7 है। तो हमारा जो सी है विलन वो उदासीन है। परबल क्षारीय कौन सा होता है? अक्षार कौन से होते हैं जिसका 7 से ज़्यादा और 14 की तरफ जो होता है वो होगा। तो इसमें देखिए 14 के आसपास कौन है? 11 है। तो 11 है ये परबल क्षारीय है। बी 11 किसका पीएच है? बी विलन का है। तो बी विलन जो है परबल क्षारीय है, इसका पीएच 11 है। परबल अम्लीय कौन से होते हैं? 7 से कम वाले होते हैं, जो 1 के आसपास होते हैं वो परबल होते हैं। अब इसमें देखिए एक जो है पीएच ए विलन का है, इसलिए ए जो है वो परबल अम्लीय है। दुर्बल अक्षारीय देखिए जो 7 से ज़्यादा वाले हैं और 7 के आसपास जो होंगे वो दुर्बल अक्षारीय होंगे। तो देखिए 9 बच गया। जो डी विलन है उसका पीएच 9 है, इसलिए इसका जो है दुर्बल अक्षारीय कौन है? डी विलन है। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं? इनसे ही हम आभूषण क्यों बनाते हैं? चांदी उससे, सोने लोहे से क्यों नहीं बनाते हम? एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बनाते? क्योंकि भाई ये जो तीनों धातुओं के नाम दे रखे हैं, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये बहुत ही अक्रिय धातु हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं और ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं और ना ही ये आसानी से संक्षारित होती, इसलिए इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। अगला बी पार्ट है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं, इसलिए अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं और जब इनको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही आग पकड़ लेती हैं और इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनोवा हमारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी वाला सिलेबस में नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, किसी वाहन का पार्श्व पक्ष दर्शक के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है और क्यों? देखिए इसमें हम जो वाहन चलाते हैं उनमें जो हमारे दर्पण होते हैं उसमें उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण ही क्यों यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो ये दर्पण जो है बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इनका जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत अधिक होता है। यानी कि हम जब अपना व्हीकल साधन रोड पे चलाते हैं तो पीछे का जो सारा व्यू होता है, क्षेत्र होता है, उसको पूरे को दिखा देता है दर्पण में। पूरा जो रोड है, सड़क है, पूरा उसमें हमारे उस दर्पण में नज़र आ जाता है। तो जितने भी व्हीकल होते हैं, साधन होते हैं, उसमें हमें साफ नज़र आ जाते हैं और हम वाहन को, ड्राइवर जो है वाहन को सुरक्षित चला सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन्हीं 2 चालक पदार्थों के नाम चांदी, तांबा हो गए। अगला क्वेश्चन है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने के क्या योगदान दे सकते हैं? हम बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से वो अपघट को दोबारा अपघटित हो जाए। और दूसरा है, जब हम बाज़ार में जाएं तो सामान लाते समय हम जूट के थैले का उपयोग करना चाहिए। और कोई भी शादी ब्याह है, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन में हमें प्लास्टिक से बने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टील वगैरह जो धो सकें, उनको बार बार यूज़ कर सकें, वैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कचरा ना फैले और हम निपटान में भी समस्या ना आए। फिर अगला क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है।
धमनी जो होती हैं वे शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हृदय तक लेकर आती है। दूसरा पॉइंट है, धमनी की जो दीवार होती है मोटी होती है। क्यों मोटी होती हैं और लचीली होती हैं? क्योंकि उनको जो रुधिर को है शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाना होता है और प्रेशर से, दाब से लेके जाना होता है और उस दाब को सहन करने के लिए धमनी की दीवार मोटी होनी चाहिए। शरीर की शिराओं की जो दीवार है वो मोटी नहीं होती, क्योंकि उसमें से जो रुधिर प्रवाहित होता है उसमें इतना दाब नहीं होता, इसलिए वो मोटी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां पेज नंबर 10 है। इसमें है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों करते हैं? अब कायिक प्रवर्धन से जो पौधे उगाए जाते हैं वो बिल्कुल अपने जनक की प्रतिलिपि होते हैं, उनकी बिल्कुल क्लोन बोल लेते हैं, उसको क्लोन बोलते हैं, वो बिल्कुल उस जैसे ही होते हैं। और जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, हमें इस कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन द्वारा अगर हम पौधे उगाते हैं तो उसमें फूल और फल जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हम इस विधि द्वारा, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा पौधे उगाते हैं। ये हमारा 21-22 क्वेश्चन जो हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आगे है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? ये आप अपने आप खुद भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने पॉइंट बता भी दिए हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैव निम्नलिखित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं हम जा रहे हैं तो हम सार्वजनिक साधन में जाना चाहिए। हमें बाज़ार से सामान लाते समय जूट के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें देने की जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे शोषण अभिक्रिया, दहन, कंपोस्ट खाद बनाना आदि, ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे को वायु और नमी के संपर्क में लाने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं ताकि उसको जंग ना लगे, उसका संक्षारण ना हो। कार्बन तथा उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं तो वो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए उसका ईंधनों के रूप में उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न परमाणु में किस प्रकार का आबंध होता है? अब ये दो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे रखे हैं, दोनों में सहसंयोजक आबंध हैं, क्योंकि ये साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन में जो होते हैं, ऑक्सीजन में 2 आबंध होते हैं, नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, पहला पॉइंट है, विद्युत फ्यूज या एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, एक सॉकेट से ज़्यादा उपकरण न जोड़ें, एक साथ ज़्यादा उपकरण चलाने से बचना चाहिए। और अगर हमारे घरों में विद्युत परिपथ की जो तारें हैं अगर ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, कट फट गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उन तारों को बदलवा लेना चाहिए। और जो ज़्यादा शक्ति वाले उपकरण हैं, जैसे 1000 वाट का, 500 वाट का, 700 वाट के ज़्यादा शक्ति वाले जो भी उपकरण हैं उनके लिए अलग से विद्युत परिपथ होना चाहिए। तो ये हमें सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमें अतिभारण से बचना है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा विद्युत मोटर सिलेबस में नहीं है, ना ही नवीकरणीय वाला है। अब ये क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? अब हमें पता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और यह इंसुलिन का क्या कार्य है? ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और बढ़े हुए शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पादप हार्मोन क्या है? और एक का उदाहरण देना है। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय के में सहायता करते हैं और इनके संश्लेषण की जगह इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होती है और यह विसरण विधि द्वारा अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है। अब कोई भी एक लिख सकते हैं। गर्भ निरोधन की 3 विधियों का वर्णन करना है। ये देखिए 4 विधि दे रखी हैं, आप इनमें से कोई भी 3 दे सकते हो। यांत्रिक अवरोध है, शिशन को ढकने वाले कंडोम या योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, इससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुँचे और ना ही उनका निषेचन हो और गर्भ धारण न हो। दूसरा, हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करके, इसके लिए हमें
गोली जो दवाई है वो गोली के रूप में ली जाती है। माला डी, सहेली वगैरह हैं, इससे अंड का मोचन नहीं होता और निषेचन भी नहीं होता। लूप या कुपट्टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। शल्यक्रिया तकनीक द्वारा ये पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकता है। पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को काट कर उनको बांध देते हैं और अवरुद्ध कर देते हैं, इससे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है और गर्भधारण नहीं होगा। स्त्री की अंडवाहिनी होती हैं, फैलोपियन नलिका है, उनको भी काट कर बांध देते हैं और अवरुद्ध कर देते हैं, अंड को गर्भाशय तक पहुँचने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं, उनके काम कार्य लिखने हैं। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य घटक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के क्या कार्य हैं? मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना है, जाइलम के कार्य हैं ये। फ्लोएम के क्या कार्य हैं? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने खाद्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, यानी फ्लोएम तो भोजन को पहुंचाएगा, जाइलम पानी और खनिज लवण को पहुंचाएगा। तो ये इनके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और इसके उपोत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण देखिए कई बार आ चुका है। यह पोषण की वह विधि है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, पानी हो गई, उसका प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं स्वपोषी पोषण के लिए? पहली तो CO2 चाहिए, CO2 बिना नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण, तो CO2 वायुमंडल से रंध्र द्वारा पत्तियों में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा पानी और खनिज लवण पहुँच जाते हैं, मिट्टी से जड़ें मिट्टी से अवशोषित कर लेती हैं, जाइलम इसको सभी भागों तक पहुंचा देता है। क्लोरोफिल क्या है? ये पत्तियों में उपस्थित हरितलक में होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य से प्राप्त होता है। इस तरह से ये 4 इसकी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। उपोत्पाद यानी इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इसके प्रोडक्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ये पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये इसके हमारा ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। और अगला जो है यौवनारंभ के समय लड़कियों में ये 3 है, अथवा में आया हुआ है ये, तो ये 4 दे रखे हैं इसके। लड़कियों के समय, जैसे कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है, शरीर के कुछ भागों जैसे कांख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकलाते हैं और उनका रंग भी गहरा होने लगता है और हाथ और चेहरे पर भी महीन रोम आने लगते हैं। दूसरा, त्वचा तैलीय हो जाती है और कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और स्तनागर की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है और इस समय लड़कियों में रजोधर्म भी होने लगता है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा जो है सैम्पल पेपर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।